वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे कुछ सवालों को देखेंगे जो एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल और आपका जीडी, इसके अलावा लेखपाल में, यूपीएसआई में और कुछ टॉपिक्स पेट में भी, पीसीएस के फर्स्ट पेपर में भी, इन सब परीक्षाओं में ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे और मैं शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल है हमारा 3 संख्याएं। यहाँ पर पीपीटी नहीं है, सवाल टाइप्ड नहीं है, मैं बोलूँगा आप कापी कलम ले लें, नोट करें अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। सवाल नंबर पहला, 3 संख्याएं जो हैं वो 12, 1 मिनट, 3 संख्याएं आप नोट कर लें। 3 संख्याएं 12, 9 और 4 के अनुपात में हैं। उनका मासापा 5 है, उनका लसापा बताइए। आप लगाएं। 3 संख्याएं 12, 9 और 4 के अनुपात में हैं। एक फैक्ट ये दे रखा है। दूसरा फैक्ट दे रखा है कि उनका जो मासापा है वो 5 है, उनका मासापा 5 है, लसापा बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें इन तीनों रेशियो में क्या इसका मासापा निकल रहा है, नहीं निकल रहा। मासापा वह चीज़ होती है जो सब में कॉमन मिले। 12, 9, 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब मासापा 1 है। एक रेशियो हमारा मासापा है और सवाल में 5 दे रखा है, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें फाइंड करना है लसापा। तो इन रेशियो का हम लसापा निकाल के 5 से गुणा कर दें। 12, 9, 4 में 4, 12 में 12 4 से कट रही है तो 12, 4 को हटा दीजिए तुरंत। अब 12 और 9 बचा। 9 और 12 में ऐसी संख्या जो 9, 12 दोनों उसको काट दे, 36 न्यूनतम संख्या। 36 जो है 12, 9 और 4 तीनों का लसापा हो गई। तो एक रेशियो की वैल्यू 5 हो गई। तो 36 जो है आपका रेशियो से आपका एलसीएम आया। तो 36 रेशियो की वैल्यू 5 गुणे 36 बराबर हो जाएगी 180। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें, ऐसे लगाना चाहिए। अगला सवाल हम देखेंगे। ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर कराते हैं। एक व्यक्ति ने 5/4 के बजाय 4/5 से किसी संख्या में गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि बतानी है। कोई संख्या है, उसमें 5/4 से गुणा करनी थी, उसने 4/5 से गुणा कर दिया। तो जो रिजल्ट आया उसमें त्रुटि कितनी हुई, ये प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट तरीका ये है कि पहले जिससे गुणा करना था वो फ्रैक्शन, बाद में जिससे हमने गुणा किया वो फ्रैक्शन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए लेफ़्ट साइड आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 = 25, और फिर इधर राइट साइड की कर दीजिए, 4 × 4 = 16। तो पहले का जो परिणाम था वो 25 हमारा आना था सही, लेकिन आया कितना, 16 आया। कितना कम आया, 9 कम आया। तो 9 जो कमी आई वो ऊपर और प्रारंभिक मान नीचे, इंटू 100 कर दीजिए। तो 25 × 4 = 100 और 4 × 9 = 36। 36% जो है त्रुटि हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ये आपके सामने फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसका महत्तम समापवर्तक GCD कह लीजिए निकालना है। तो कभी भी फ्रैक्शन का कुछ भी निकालना हो तो अंश में वो प्रक्रिया लागू करते हैं जो पूछ रहा है, और उसके उल्टे में जो है, मतलब हर में जो है उसका उल्टा रूल लागू करते हैं। तो इस फ्रैक्शन का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो अंश में हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, लेकिन हर में हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अगर लघुत्तम पूछता तो ऊपर लघुत्तम निकालेंगे, नीचे महत्तम निकालेंगे। ठीक है, तो खैर ये आसान फ्रैक्शन है। तो अगर हम नीचे का लघुत्तम निकालें, ऊपर का हम महत्तम निकालें, तो 6, 27, 15, 12 का जो महत्तम है वो 3 हुआ। महत्तम समापवर्तक ऐसी महत्तम संख्या जो दी गई संख्याओं में हो, शामिल हो, सभी को काट दे, वो होती है आपकी महत्तम समापवर्तक। तो 3 है और नीचे आपका 7, 14, 14, 7। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इसका लघुत्तम समापवर्तक 14 है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 4/15, 4/15, 3/14, 5/17 और 6/19। ठीक है, अगर आप इसको जल्दी लगाना चाहते तो आप जो है इन फ्रैक्शन में सबसे पहले आप देखते कि क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ऊपर आपको महत्तम निकालना है, नीचे आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा।
तो सरल क्या है, नीचे आपका लघुत्तम निकालना सरल था क्योंकि केवल 2 संख्याएं हैं। 4 संख्याओं में केवल 2 संख्याएं हैं। 7 2 बार है, 14 2 बार है, तो 7 और 14 में 14 7 से कट रही है, तो एलसीएम आपका क्या हो गया, 14 हो गया। और ऑप्शन में जो है केवल आपका एक ऑप्शन ऐसा है 3/14, दूसरा ऑप्शन जिसमें 14 है, तो दूसरा आंसर हो जाता है। शॉर्टकट तरीका ये है। बाकी आप लॉन्ग वैसे भी निकाल सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। अगला सवाल आपके सामने आता है, सवाल मैं लिख रहा हूँ, आप भी नोट करें। 1024 की घात जो है 0.13 गुणे 1024 की घात 0.07 बटे 7 की घात 0.25 गुणे 7 की घात 49 की घात 0.075 गुणे 343 की घात 0.2। तो ये आपका सवाल है। पेट वाले ज़रूर देखें क्योंकि घातांक जो है पेट में आ रही है, तो ये अच्छा सवाल है पेट के लिए। तो इसमें जो है अंश में आप देखें, कभी भी आपने 9th में और छोटी क्लासेज में आपने पढ़ रखा होगा कि अगर घातांक वाली चीज़ें गुणे से कनेक्ट हों तो उनके आधार अगर एक जैसे हों तो घातें जुड़ जाती हैं, अगर वो भाग में कनेक्ट हों तो उनकी घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे 1024 दोनों टर्म में सेम है, तो 0.13 और 0.07 जुड़ जाएगा और आधार को एक बार लिखेंगे। सवाल आप नोट कर लें, ठीक है, सवाल आपने नोट कर लिया। अब हम इसको लगाएंगे तो ऊपर जो है आपका 1024 एक बार लिखा जाएगा, ठीक है, और 0.13 और 0.07 ये जुड़ जाएगा। कुछ लोग दशमलव की संख्याओं को जोड़ नहीं पाते हैं तो वो ऐसे करें, 0.13 को हम पहले लिखेंगे और दूसरी दशमलव संख्या है 0.07, तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगना चाहिए, ठीक है, 0.7 ऐसे। दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाइए, उसके अगल बगल जो जहाँ भी सेट हो वहाँ रख दीजिए। अब इसको जब जोड़ देंगे तो 0.20 ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 1024 की घात जो बन गई वो क्या बनी, 0.20 या आपकी घात बन गई, ठीक है। अब आधार में जो है, आधार में क्या है आपके 7 की घात 0.25, ठीक, गुणे दूसरे टर्म में 49 है, तो 49 का जब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 7 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 7 की पावर 2 निकल के आई और एक पावर पहले से थी 0.075, 0.075 और एक पावर 2 बन गई, तो पावर और पावर की गुणा होती है, तो 49 को हम जब लिखेंगे 7 की पावर 2, तो 7 और वो 2 पावर और 0.075 की गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 0.150, 0.150। जीरो लिखिए ही मत कभी भी। अगर दशमलव के बाद लास्ट में 0 है तो आप उसको नहीं लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 0.20 मतलब 0.20 लिखिए चाहे 0.2 लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 0.075 को 7 का स्क्वायर जो आया था स्क्वायर, उससे जब हम गुणा किए तो आया 75 दूना 150, 0.1500 हमने हटा दिया क्योंकि पहले पद में 0.25 है, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इसीलिए इसमें भी हम केवल 2 संख्याएं ही रख रहे हैं। फिर तीसरे टर्म में हम आते हैं, 343 जो है वो 7 का क्यूब है, तो इसको भी जब हम घात के रूप में लिखेंगे 7 की घात 3 लिखेंगे और घात पहले से है 0.2, इस 3 की 0.2 से गुणा होगी तो आपका 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अब हम यहाँ लास्ट में 0 बढ़ा भी सकते हैं, मैंने बताया दशमलव के बाद अगर 0 है तो हटा भी सकते हैं, लास्ट की बात है, बीच की नहीं और शुरू की नहीं, ठीक है। दशमलव के पहले हम लास्ट की बात कर रहे हैं, तो 0.6 आया, हमने 0 बढ़ा लिया,
अब जो है ऊपर हमने वही रखा, ऊपर आपका वही है, कुछ नहीं करना। नीचे आप फिर देख रहे हैं, नीचे सब में जो है आपका आधार समान है, घातें सब जुड़ जाएंगी। तो 0.25 और 0.15 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव रहना चाहिए, 0.60, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 5 5 10, 6 2 8, 1 9 1 10, 1.00 आया। 1.00 का मतलब 1। इन तीनों को जब हम गुणा किए तो घातें जुड़ गई, घात जुड़ने पर 1.00 आया, मतलब 7 की घात 1 आया, मतलब 7 आया। तो हर में 7 आया। और ऊपर क्या करेंगे, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। तो नीचे जो है आपका 7 आया, नीचे 7 की घात 1 आया, मतलब 7 आया। ऊपर आपका 1024 और उसकी घात जो थी वो 0.20 थी। तो 0.20 में जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। तो 0.20 को 20/100 लिख सकते हैं, 20/100 का मतलब 1/5 लिख सकते हैं। तो हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब 1024 के फैक्टर जब आप करेंगे तो 2 से करें तो बहुत सारे होंगे, 2 की घात 10 आ जाएगा, ठीक है। या अगर 4 के रूप में लिखेंगे तो 4 की घात 5 आएगा। आप करिएगा फैक्टर। तो 1024 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 10 बार आएगा, या 4 को करेंगे तो 4 5 बार हो जाएगा। 4 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। और 1/5 आपका पहले से है, घात घात की गुणा होती है। 1024 को हमने लिख लिया 4 की घात 5 गुणे 1/5 पहले से है, तो घात और घात की गुणा होती है। 5 और 1/5 की जब आप गुणा करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, 4 बचा ऊपर और नीचे आपका 7 बचा। आंसर आ गया आपका 4/7। अगला सवाल हमारे सामने है, डेसिमल का है, पेट में आ सकता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का है, एसएससी में भी आ सकता है, यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। सवाल लिखा हुआ है, आप नोट कर लें, पढ़ दे रहा हूँ। 36.45 भाग 3.645 गुणे 36.45 भाग 364.5 प्लस 36.45 माइनस 3.645, ये आपका सवाल है। तो इसमें हमने रूल ये पढ़ रखा है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट इसमें है ही नहीं। फिर एक होता है रेखा कोष्टक, जो ऊपर लाइन खींची होती है, उसको पहले सॉल्व करते हैं, वो भी इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है हम सॉल्व करते हैं का की के लिखा हो, उसको करते हैं, वो भी इसमें है नहीं। फिर नंबर आता है भाग का, तो इसमें जहाँ भी भाग का साइन है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ये पहला और जो दूसरा पद है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख लें, 36.45 बटे 3.645, ठीक है। ये भाग है इसीलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन हम पहले उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लें, थोड़ा सा इस तरह देखने में समझने में दिक्कत हो रही है। तो पहले और दूसरे पद को हमने लिखा, अब इस साइन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, ये वैसे ही लिखा है, अभी हम किसी को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। भाग वाले टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने उसको बटे में लिख लिया, ठीक है। गुणे, अब देखिए तीसरा और चौथा पद भी भाग से कनेक्ट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो ये भी हो जाएगा 36.45 बटे 364.5। फिर आपका पांचवा पद आता है, वो वैसे ही हम यहाँ पे उतार देंगे, पांचवा छठा पद, ठीक है। पहला दूसरा भाग से कनेक्ट था, उसको हमने बटे में लिख लिया। गुणे तीसरा चौथा भाग से कनेक्ट था, हमने उसको लिख लिया, ठीक है। पांचवा छठा हमने वैसे ही रख दिया, ठीक है। सारी संख्याएं यहाँ पे सेम हैं, केवल डेसिमल किसी में 1 के पहले है, किसी में 2 के पहले है और किसी में 3 के पहले है, बस इतना अंतर है, सारी संख्याएं सेम हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, पहले दूसरे को हमने बटे में लिख लिया, गुणे तीसरे चौथे को हमने बटे में लिख लिया क्योंकि भाग का साइन था। तो हमने पांचवा और छठा वैसे ही रखा। अब देखिए जो हमने बटे में लिखा है उसमें थोड़ा ध्यान से देखिए कि ऊपर भी जितनी संख्याएं हैं उतनी ही नीचे हैं। 3645 2 बार ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन दशमलव अलग अलग जगह लगा है। अब ऊपर जो है दशमलव
पहली संख्या में 45 2 अंक के पहले, और इसमें दूसरे वाले में भी 36.45, इसमें भी 2 के पहले, मतलब 2 और 2 4 के पहले दशमलव लगा है। नीचे जो है आपका 3.645 3 के पहले दशमलव लगा है, और 364.5 इसमें 1 के पहले दशमलव लगा है। तो 3 और 1 4 दोनों जोड़ के नीचे भी 4 के पहले हो गया और ऊपर भी 4 के पहले हो गया। तो अगर दशमलव ऐसी कंडीशन आती है कि 2 के पहले ऊपर भी लगा है, 2 के पहले नीचे भी लगा है, तो दशमलव हटा देते हैं। तो लेकिन इसमें चीज़ें अलग अलग हैं, तो हमने जोड़ लिया, ऊपर भी 4 के पहले नीचे भी 4 के पहले, तो दशमलव हटा देंगे, सारे दशमलव हट जाएंगे। तब आपका ऊपर 36 45 2 बार, नीचे भी 36 45 2 बार, काट के सीधे 1 आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब आपका पाँचवा पद और छठा पद उसको हम लिखेंगे। पाँचवा पद 36.45 माइनस छठा पद है आपका 3.645, ठीक है। अब पहला पद और 36.45 इसको हम जोड़ लेंगे, तो दशमलव के पहले वाला पूर्णांक होता है। तो दशमलव के पहले पूर्णांक कितना है? 36 है, और ये 1 है। 36 और 1 37.45 हो जाएगा आपका, 37.45, और आपका लास्ट पद बचा है 3.645। अब इसमें से आपको घटा देना है। तो कैसे घटाएंगे? हमने आपको बताया कि एक संख्या हमने लिख ली, दूसरी वाली हम उसके नीचे लिखेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 3 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब 5 को घटाएंगे, ऊपर कोई संख्या नहीं, 0 मान लें। 10 में 5 गया 5, ठीक है। यहाँ 4 4 0, आपका 8 6 14, 6 में 3 गया 3, तो आपका इतना आ गया 33.805। दशमलव का घटाना कोई हुआ नहीं है, बस दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, और अगल बगल वैसे संख्याएं जैसी हैं वैसे आप पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हिंदी का है, ठीक है। मिक्स हम लेकर चलेंगे ताकि पेट की भी तैयारी हो जाए और जीडी की भी तैयारी हो जाए और एसएससी की भी तैयारी हो जाए, तो एक लंबी क्लास होगी। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मुकुल। मुकुल, मुकुल शब्द का अर्थ बताइए। ऑप्शन में है कमल, कनक, कली और मीन। मुकुल का क्या अर्थ है? तो मुकुल का अर्थ न तो कमल है और न तो कनक है और न ही मीन है। कली, कली, मुकुल का अर्थ होता है कली या कलिका या गुंजा, ठीक है। और ऑप्शन में कमल दिया था, कमल जानते ही हैं, पंकज, नीरज, जलज, ठीक है। और कनक माने धतूरा और सोना, मीन आपका मछली है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रतिशत का है, पेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6% का कितना प्रतिशत 5% है? नोट कर लें आप, 6% का कितना प्रतिशत 5% है। तो इसमें रिजल्ट जो है हम उसको पहले लिख लें। रिजल्ट है हमारा 5%। 5% बराबर 6% का कितना प्रतिशत? 6% लिख लीजिए, का मतलब होता है गुणा, मान लीजिए x%। 6% का x% मान लीजिए 5% के बराबर है। ये इक्वेशन तैयार हो गई। अब लेफ़्ट और राइट में परसेंटेज को परसेंटेज से उड़ा दीजिए, ठीक है। लेफ़्ट और राइट में परसेंटेज को परसेंटेज से उड़ा दीजिए। तो सबसे अच्छा हम x का ही परसेंटेज उड़ा देते हैं 5 के परसेंटेज से। अब हमारा बचा 5 बराबर 6%। 6 को हम 6/100 लिख लें, ठीक है। अब 100 आपका इधर आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 100 पचे 500, और 6 आपका इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। x बराबर 500/6, 2 से काटें या सीधे भाग दे दें तो आपका 6 8 48, 20 6 3 18, 83.33% आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब है आपके सामने एक इक्वेशन, इसमें आपको x का मान बताना है। पेट में सरल अंकगणितीय समीकरण आएंगे तो उसमें कई कैटेगरी आती है, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें x का मान हम कैसे निकालते हैं। ऑप्शन में आप नोट कर लें 193/12, 143/12, 163/12 और 166/12। तो इसमें सबसे पहले फ्रैक्शन में जो
सबसे पहले लिखा है वो पूर्णांक है। हम पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7 और 6 13, 13 और ये 60 बटे जो 2 है ये 30 हो जाएगा काट के। ठीक है, ये आपका 30 हो गया। और 3 और 4 7 और 6 13, 13 जो है राइट में आ गया, तो 30 माइनस 13 हो गया 17। राइट में 17 बचा। अब लेफ्ट में जो आपका बचा वो केवल 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 ये बचा। अब तीनों फ्रैक्शन को हम समान बना लें। तीनों फ्रैक्शन समान कैसे बनेगा? जब उसके हर एक जैसे हो जाएंगे। उसके हर हैं 2 4 6। अब 2 4 6 को हम एक बनाने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम ऐसी संख्या जो जिसको ये तीनों काट दें, मतलब 12। ठीक है, तो 12 बनाने के लिए 1/2 को जो है हम 6/12 लिख सकते हैं। 1/4 को हम 3/12 लिख सकते हैं। 1/6 को हम 2/12 लिख सकते हैं। मतलब हमने इसमें 6 से ऊपर नीचे गुणा, इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा। नई स्टाइल में मैं आपको बता रहा हूँ। अब नीचे 12 हो गया, वो अब ऊपर जोड़ दीजिए। 6 और 3 9 और 2 11/12, 11/12 प्लस x बराबर 17। अब ये 11/12 राइट में चला जाएगा। x बराबर 17 माइनस 11/12, 17 माइनस 11/12। ठीक है, 12 एलसीएम, 12 17 की गुणा कर लीजिए। ठीक है, 17 दूना 34, 17 एकम 17 3 20, 11 एकम 11। अब इसको घटाएंगे तो आपका 193/12 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? तो ऐसे सवालों की आप प्रैक्टिस कर लें, भली भांति पेट में आएंगे। पेट को हल्के में मत लीजिएगा। एक रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। स्टेट को 65 लिखा जाता है तो चाइल्ड को क्या लिखा जाएगा? स्टेट, STATE, स्टेट को 65 लिखते हैं तो चाइल्ड को क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मैं बीच में अदर टॉपिक मिक्स कर रहा हूँ, रुचिकर हो जाए वीडियो। स्टेट एस आपका कितना होता है? प्लेस वैल्यू 19 और 19 और ए कितना होता है? 1, तो 19 1 20 हो गया। ठीक है, और T20 20 20 40 और आपका ये 19 1 20 कितना हुआ था? 60 हुआ था। और ई कितना होता है? प्लेस वैल्यू 5 होता है। तो सबका टोटल कितना आ रहा? 65। तो इसी तरह इसमें भी आप टोटल कर दीजिए। सी कितना होता है? 3 होता है। एच कितना होता है? 8 होता है। आई कितना होता है? 9 होता है। और एल कितना होता है? 12 होता है। और डी कितना होता है? आपका 4 होता है। जोड़ लीजिए, 3 और 8 11 और 9 20 और 12 32 4 36 आपका आंसर आ गया। एक प्रश्न और देखते हैं जो कि सरल अंगणती इक्वेशन में ही आएगा। यदि एक संख्या का 2/3 216 है तो उस संख्या का 1/18 क्या होगा? नोट कर ले। संख्या का, मान लीजिए संख्या x है, संख्या का 2/3, संख्या का 2/3 जो है वो 216 है। ठीक है, तो कभी भी ऐसी बात करें संख्या का 2/3, तो संख्या मान लीजिए x है और 2/3 216 है, तो जो 2 ऊपर वाला है वो 216 के बराबर हो जाएगा और नीचे वाली जो है संख्या हो जाएगी। प्रश्न कह रहा है संख्या का 2/3 216 है, तो रिजल्ट आपका 216 है। संख्या x है। का मतलब गुणा, संख्या का 2/3 216 है, तो 2 जो है 216 के बराबर और 3 जो है आपकी संख्या हो जाएगी। तो अगर हम 2 को 216 के बराबर करते हैं तो 1 कितने के बराबर होगा? 108 के बराबर। एक रेशियो की वैल्यू 108 आ गई, 3 से इसकी गुणा कर दीजिए, 324 आ जाएगा। मतलब संख्या जो है आपकी क्या आ गई? 324 आ गई। अब प्रश्न पूछ रहा है संख्या का 1/18 क्या होगा? तो 324 का 1/18 निकाल लीजिए। 324 का 1/18 निकाल लीजिए। 18 को 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 18 कटने पे आएगा, तो संख्या का 1/18 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एक प्रश्न है आपका एलजेब्रा से रिलेटेड। ठीक है, CGL और GD के लिए इम्पॉर्टेंट है, CHSL के लिए। A² + B² बराबर 100 और AB बराबर दिया है 48। आपको फाइंड करना है A + B/A - B।
तो इसमें लॉजिक लगेगा और ज़्यादातर अब सवाल लॉजिकल वाले ही आ रहे हैं और हमें लॉजिक तरीके से ही सवालों को लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिमाग अब बचा नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, तो और सवाल भी टफ आ रहे हैं, कंपटीशन भी टफ हो रहा है, तो लॉजिक लगाने का प्रयोग करें। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, 100 है तो ये किसी दो का टोटल होगा, 64 और 36 का ये टोटल है। ठीक है, तो 64 ये 8 का स्क्वायर हो गया और 36 ये 6 का स्क्वायर हो गया। मतलब ए का मान अगर 8 ले लें और बी का मान अगर 6 ले लें तो 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर दोनों का टोटल 64 और 36 100 हो गया। और ज़रा चेक करें कि क्या दूसरी इक्वेशन में ये फॉलो हो रहा है। 8 छंग 48 आया। ठीक है, हमारा जो वैल्यू हमने गैस किया था वो बिल्कुल सही है। अब हमें फाइंड करना है a प्लस बी, 8 6 14 हो गया और नीचे a माइनस बी, 8 माइनस 6 2 हो गया, 2 7 14 7 हमारा आंसर हो गया। एक रीजनिंग का प्रश्न लेते हैं, आपका ऑड वन आउट से रिलेटेड भी आपका पेट में आएगा, एसएससी में तो आता ही है, लगभग सभी एग्जामों में आता है। ऑप्शन दिया है अंगूठी, घड़ी और चूड़ी और पायल। इसमें आपको बताना है कौन है एक ऐसा जो भिन्न है। तो इसमें आपका पायल भिन्न है, क्योंकि अंगूठी और घड़ी और चूड़ी, अंगूठी घड़ी और चूड़ी ये हाथों में पहना जाता है, पायल जबकि पैर में पहना जाता है। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न आपके पेट में आएंगे। 09:29 प्रोपोर्शनल 21:? अब इसमें बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं 9 का 3 गुना और उससे 2 अधिक, 9 के 3 गुने से और प्लस 2 अधिक, 9 तियाँ 27, 2 29 आपका आ रहा है। तो उसी तरह 21 तियाँ 63 और प्लस 2 63 और 2 65 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ रेशियो से संबंधित है, मस्त सवाल है। ए बी का 1/3 है और बी सी का 2/5 है और ए बी सी का टोटल 46 है। तो सी और ए के बीच का अंतर बताना है। सवाल को फिर से सुने, मैं लगाते हुए समझा रहा हूँ। ए जो है वो बी का 1/3 है, पहला फैक्ट ये। दूसरा, बी जो है वो सी का 2/5 है और ए प्लस बी प्लस सी का टोटल 46 है। आपको सी माइनस ए बताना है कितना होगा, सी माइनस ए कितना होगा। तो आप अगर बी को नीचे ले आएँ यहाँ पे तो इसको हटा दें, तो a/b बराबर 1/3 हो गया। अगर आप c को यहाँ नीचे ले आएँ तो इसको काट दीजिए, तो b/c बराबर 2/5 हो गया। अब a/b बराबर 1/3 और इधर है आपका b/c बराबर 2/5। इन दोनों में कॉमन क्या है, b कॉमन है। तो b जब दोनों में कॉमन है तो b की वैल्यू समान होनी चाहिए। तो यहाँ b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है। यहाँ b की वैल्यू 3 है लेकिन यहाँ b की वैल्यू 2 है। तो पहले वाले में हम 2 से गुणा कर दें, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6। दूसरे वाले में हम 3 से गुणा कर दें, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब देखिए पहले वाले में a/b बराबर 2/6, b की वैल्यू 6 पहले वाले में और दूसरे वाले में भी b की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अब हमारा मामला सही हो गया। पहले में भी b 6 और दूसरे वाले में भी b 6। अब हम देखें ये टोटल आपका 46 दिया है, मतलब a का मान 2 और b का मान 6, 2 और 6 8 और c का मान 15। तो 8 और 15 23, मतलब a b c जो रेशियो में है वो 23 आया। लेकिन क्वेश्चन में 46 दे रखा है, 23 रेशियो की वैल्यू 46, 23 दूना 46, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको नोट कर ले कहीं कि एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। अब आपसे पूछा है c और a के बीच का अंतर, तो c है 15 और a है 2। रेशियो में जो अंतर है वो कितना है, 13। 15 और 2 के बीच का अंतर है 13।
और एक रेशियो की वैल्यू 2 आई थी, तो 13 से गुणा कर दीजिए। 13 दूना 26। सी और ए के बीच में रेशियो का अंतर 13 है। जब आप एक रेशियो की वैल्यू से गुणा कर देंगे तो सी और ए के बीच का ओरिजिनल अंतर आ जाएगा 13 दूना 26। आंसर हो गया आपका 26। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी से। एक पंक्ति है, लाइन है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। इसमें अलंकार बताना है। ऑप्शन है उपमा, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं, तो इसमें आपका यमक अलंकार है। जब एक ही शब्द कई बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं, तो पहला जो बेर है उसका अर्थ है टाइम्स, काउंटिंग हो रही है, 3 बार खाती थी। और दूसरा जो है 3 बेर खाती थी, उसका मतलब है बेर, बेर खाने वाला बेर, 3 बेर खाती थी। ठीक है, तो बेर जो है 2 बार यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पहले बेर का अर्थ बार से है और दूसरे बेर का अर्थ फल से है। अगला भी हमारा अलंकार से ही रिलेटेड है। एक लाइन है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। बहुत इजी है, ठीक है, मिक्स कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो जीडी में भी हिंदी आएगी, ठीक है, पेट में भी हिंदी आएगी। पेट में पैसेज आ रहे हैं 2 और 5 जो है आपके ग्रामर से रिलेटेड आएंगे, और पैसेज में भी आपका ग्रामर के क्वेश्चन ऐड कर सकता है। ठीक है, और पैसेज आपके फिल इन दी ब्लैंक्स वाले भी पैसेज आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि गद्यांश होगा और उसमें प्रश्न होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले भी पैसेज आ सकते हैं। पैसेज में जैसे इंग्लिश में PQRS होता है, सेंटेंस तोड़ के दे देता है, उसको जोड़ने के लिए ऑर्डर में रीऑर्डरिंग जिसको बोलते हैं, तो उस पैसेज के रूप में उसको भी दे सकता है। वो भी पैसेज का एक पार्ट ही है कि आपको लाइन दे देगा, एक पैसेज के 10 टुकड़े अलग अलग जगह दे दिया और आपको जोड़ना होगा किस क्रम में जोड़ा जाए, तो वो भी पैसेज में ही आएगा। ठीक है, तो आप जो है सतर्क रहिए। ठीक है, तो हमारी लाइन है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो पहली लाइन में म मुदित महीपति मंदिर म रिपीट हो रहा है और दूसरी लाइन में सेवक सचिव सुमंत्र स रिपीट हो रहा है। बहुत सरल है, म और स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हमारे सामने फ्रैक्शन दे रखा है। इस फ्रैक्शन में पूछ रहा है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। एग्ज़ाम में हम बहुत लंबा समय लगा देते हैं, हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताते हैं जिससे आप कुछ ही समय में निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा सबसे बड़ा है या कौन सा सबसे छोटा है। तो आप जो है सबसे जो जब भी प्रक्रिया लागू करेंगे तो राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखिए 5 फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो पहले और दूसरे में जो है हम करते हैं कैंची गुणा आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले कैंची गुणा जो है हम 6 की 3 से करेंगे, 6 तियाँ 18 और 18 को लेफ्ट में रखेंगे और 5 चौके 20, 20 को हम राइट में रखेंगे। तो हमारा छोटा कौन है? 18 छोटा है। तो हमारी 3/5 जो है भिन्न क्या है? छोटी है। 4/6 बड़ी है। 4 समझ में आया? 4/6 कैसे बड़ी है? 6 तियाँ 18 बाएं तरफ, 5 चौके 20 दाएं तरफ। तो दाएं तरफ 20 बड़ा है इसलिए 4/6 बड़ा है। हटा दो, बड़ा है, हमें छोटा ढूंढना है। अब हम 4/6 कैंसिल, अब इन दोनों में निपट लेते हैं। इन दोनों में 9×5 = 45 और 7×7 = 49। तो 49 बड़ा है तो 7/9 बड़ा है। छोड़ दो 7/9 को, 5/7 छोटा है ले लेते हैं और 9/11 सिंगल बचा। अब 3 भिन्न हमारे पास बची, इसमें हमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 7 तियाँ 21 और 5×5 = 25। तो राइट वाला ज़्यादा है तो हमारा 3/5 छोटा है। अब हमारे पास 2 भिन्न बची, 3/5 और 9/11। अब इन दोनों में वही प्रक्रिया अपनाइए। 11 तियाँ 33 और 5×9 = 45। तो राइट वाला जो है बड़ा है 45, लेफ्ट वाला 33 छोटा है। तो 3/5 जो है हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड है, पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो पूर्णांक है हम उसको पहले जोड़ लें। अब खतरनाक है, देखिए माइनस वाले से सतर्क रहिए। प्लस का 7 और 2 आपका 9 हो गया,
माइनस का 3 और माइनस का 4 जो है -7 हो गया। ठीक, अब फ्रैक्शनल पार्ट 4/5 और 1/5, देखिए ध्यान से, वो प्लस के ही हैं तभी उन्हें ऐड करें। 4/5 और 1/5, नीचे 5 है तो ऊपर जोड़ लीजिए, 5/5 मतलब 1। ठीक है, और माइनस का 1/4 और माइनस का 2/4 जुड़कर माइनस का 3/4 हो गया। ठीक है, 9 और 1 10 और 10 में 7 निकल गया, 3 3 माइनस 3/4, 4 एलसीएम, 4 तियाँ 12 माइनस 3, 9/4 आपका आंसर आ गया। या 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 2 सही, 1/4 आपका आंसर आ गया। हमारा अगला प्रश्न सीरीज से है, इसमें बताना है कौन सा असंगत है। असंगत बताना है कौन सा है, यही 4 आप ऑप्शन है आपके 48, 192, 96 और 38। ठीक है, तो इसमें असंगत बताना है कौन है, तो आप ध्यान से देखें, 192 का आधा 96 हो गया, 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, 2 6 12, इसको 2 से भाग दीजिए, 48 हो गया। 48 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ 24 आना चाहिए, लेकिन 38 है, तो यही आंसर है, 38 जो है आपका असंगत है। अगला प्रश्न है हमारा 1/4, 1/5 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो ऊपर का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 1 1 5 का एलसीएम 5 हो गया, और नीचे का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। 4 और 5 और 6 तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है जो कि तीनों में हो, मतलब 1, तो आंसर आपका 5 हो गया। आपके सामने एक सीरीज़ दे रखी है, उसको भरना है, 1.5, 5, 10.5, क्वेश्चन मार्क 27.5। तो आप देख रहे हैं कि 1.5 में 3.5 जब हम ऐड कर रहे हैं, 1.5 में जब हम 3.5 ऐड कर रहे हैं, तब 5 आएगा। ठीक है, फिर 5 में जब हम 5.5 ऐड कर रहे हैं, तब आपका 10.5 आएगा, मतलब इधर 2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो 5.5 में 2 की बढ़ोतरी करेंगे तो 7.5 आएगा, तो 7.5 जब 10.5 में ऐड करेंगे तब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। आगे आप चेक कर लें, 7.5 में 2 जोड़े 9.5, मतलब इसमें 9.5 ऐड करेंगे तो 27.5 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 28। अगला प्रश्न आपका है हिंदी से रिलेटेड, एक पंक्ति है, मैं पढ़ रहा हूँ। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, उपमा अलंकार। तो इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, जब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, मतलब वैसा होना असंभव हो। ठीक है, जैसे खून की नदियाँ बह गई। ठीक है, तो खून की नदियाँ क्या बह सकती हैं? हाँ, बह सकती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो किसी भी चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो है आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ, सक्सेरिया पुरस्कार, भारत भारती। तो आंसर है सक्सेरिया पुरस्कार। महादेवी वर्मा को उनकी रचना नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था, और उनकी एक रचना है, काव्य संकलन है यामा, यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याएं जो 3 और 4 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम जो है, उनका एलसीएम 180 है। तो आपको पहली संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एलसीएम 180 दिया है, रेशियो में एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 रेशियो बराबर 180 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 12 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, अब आपसे पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या 3 है, इस 15 से गुणा कर दीजिए, 15 तियाँ 45 आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछता
तो 15 चौके 60 दूसरी संख्या हो जाती। अगर आपसे कहता कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3 और 4 7 को हम 15 से गुणा करते थे, 15 सते 105 हो जाता। अगर आपसे कहता कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो 4 और 3 का अंतर 1, 15 एकम 15 आपका जो है 1 हो जाता। तो इस तरह जब एक रेशियो की वैल्यू निकल आती है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका रेशियो से रिलेटेड। एक इक्वेशन या रेशियो वाली दे रखी है, 3x बराबर 5y बराबर 4z। तो इसमें आपको x y z का मान बताना है, नहीं रेशियो बताना है, x y z का रेशियो बताना है। तो इसमें ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो भी कॉफिशिएंट होता है चर संख्या का, उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 5 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 4 पंचे 20 तियां 60, उस एलसीएम से हम भाग दे देंगे। तो 3x को जब हम 60 से भाग देंगे तो x बटे 20 आएगा। 5y को जब हम 60 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60 कट के y बटे 12 आएगा। और जब 4z को हम 60 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे 15, तो नीचे z नीचे आपका 15 आ जाएगा। तो x और y और z का जो रेशियो है वो यही हो जाएगा, 20, 12, 15। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो ये और एवरेज जो चैप्टर है आपका पेट में आएगा, एसएससी और यूपीएसआई लेखपाल में तो आता ही है। तो ये एक आप फैक्ट जान लें कि कभी भी लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है 1 से, ठीक है, तो जितनी संख्या होगी वही उसका औसत हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो कितनी संख्याओं का पूछ रहा है, 5 संख्याओं का पूछ रहा है, तो 5 ही आंसर। अगर आपसे कह रहा है कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, अगर आपसे पूछ रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आंसर 20 ही हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आपका आंसर 50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो 100 तक की विषम संख्याओं का औसत जो है 50 होगा, क्योंकि 100 तक ये नहीं कहा है कि 100 विषम संख्याओं का, इसमें ये बोला है कि 100 तक की विषम संख्याओं का। तो 100 तक की विषम संख्या 50 होगी, 100 तक जितनी भी विषम संख्याएं होंगी वो 50 होंगी, तो 50 ही इसका बेस्ट आंसर होगा। आपके सामने अब डेसिमल नंबर है जिसको ऐड करना है, पेट में आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन के सवाल आएंगे, क्योंकि भाई आपको लेखपाल बनना है, आपको अधिकारी बनना है, तो ये सब कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो डेसिमल जो है फ्रैक्शन पूछेगा ही पूछेगा खतरनाक, तो आप इसको बेसिक इस चीज़ों को जानें। तो मैंने बताया कि दशमलव भिन्नों को जब जोड़ेंगे तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जोड़ना है 4 + 4.44। पढ़ने का तरीका भी यही है, 4.44 नहीं पढ़ेंगे, 4.44 पढ़ेंगे, प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444। तो इन 5 संख्याओं को जोड़ना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख लें 4.44, मान लीजिए लिखा ही है। अब इसके नीचे हम किसी को भी लिख लें, इसको लिख लेते हैं 44.4। तो दशमलव के ठीक नीचे हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के बाद 4 है तो 4 इधर, अब दशमलव के बाद जो है 2 4 हैं तो 1 4 यहाँ आ जाएगा, 1 4 यहाँ आ जाएगा। बात आई समझ में? बाहर और राइट और लेफ्ट साइड चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा। तो ये हो गया, ये हो गया। और आपका ये 4.04, तो दशमलव के नीचे दशमलव और 4 इधर और 0 इधर और 4 इधर। फिर अब आपका ये भी हो गया, ये बचा और ये बचा, इन दोनों में दशमलव है ही नहीं। तो जब किसी भी संख्या में दशमलव ना हो तो बाद में दशमलव होता है, ठीक है। अगर संख्या 4 है तो 4 को हम 4.0 लिख सकते हैं। तो 4 दशमलव के नीचे दशमलव, 4.0 हमने लिख लिया। अब इसी तरह 444 को हम लिख सकते हैं 444.0। तो 444 को हम इस तरह लिख लें, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, बात आई समझ में? इसको हम ऐड करेंगे तो 4 और 4 आपका 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 और 4 आपका
8 हो गया। उसके बाद दशमलव, दशमलव दशमलव आपका यहाँ दशमलव आ जाएगा। 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 हो गया। 0 हासिल आया 2, 2 और 4 6 और 4 10 का 0 हासिल आया 1, 1 और 4 5। तो आपका ये आ गया 500.88। लास्ट सवाल है, वीडियो का हम समापन करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो कृपया आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, परिवार के सर्कल में इसको सब्सक्राइब करवा लें, शेयर कर दें। ठीक है, मैं और मेहनत करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, आप कमेंट में लिखें, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो हमारा अंतिम सवाल है, घातांक का है, पेट में ऐसे सवाल आएंगे ही, आप तैयार रहें बिल्कुल। 625 जो है, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 5 4 बार आएगा, 5 की घात 4 बन जाएगा। और घात पहले से है 2x - 3, तो जो घात नई वाली 4 आई और इस घात की गुणा कर देंगे तो 5 और 4 जो घात आई इससे गुणा करेंगे, 4 दूना 8x, 4 तियाँ 12, जितने भी टर्म होंगे सभी में गुणा करेंगे। इसी तरह 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो घात एक नई बनी 2 और पहले से थी 6, 6 दूना 12, 5 की घात 12 हो गया। अब हम दोनों पक्षों की जब कंपैरिजन या तुलना करेंगे तो आधार हमारे बराबर हैं, आधार को हम हटा दें, घातों को केवल लिखें तो 8x - 12 बराबर 12, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये राइट साइड में आएगी, -12 + 12 हो जाएगी, 8x बराबर 24 हो जाएगा, x बराबर 24/8, x बराबर 3 आ जाएगा। 3 आपका आंसर हो गया। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में हम बेहतर फैक्ट के साथ।